हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप एकदम बढ़िया होगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 2 के साथ बढ़ने वाले फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दिया है मैंने, जरूर देख लेना। इसके बाद देखा तो भी चलेगा, कोई इंटरलिंकिंग नहीं है। हाँ, पर मैंने उस लेक्चर में पेपर पैटर्न को बहुत ज्यादा डिटेल्ड मैनर में एग्जीक्यूट किया है, बहुत ज्यादा अच्छे से डिस्कस करा है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों आज के डिस्कशन की तरफ। अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड है ना मैनेजमेंट, ये वर्ड मैनेजमेंट ना कोई रूल्स नहीं होता है। यानी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको कंपनीज एक्ट 2013 पता होगा, तो इंडिया में जितने भी कंपनीज है ना, वो सब कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली रेगुलेट होती है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरमीडिएट लेवल पे आपका मेजर फोकस, नाउ यू आर कंसर्न ऑन बिग लिस्टेड कंपनीज, तो आपका मेंटल थिंकिंग हमेशा हाई चाहिए। तो आपको चाहिए एक बैलेंस्ड अप्रोच, यानी कि जब मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसे सोचना है कि दैट यू आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, लाइक यू आर अ सीएफओ ऑफ अ कंपनी एंड आप डिसीजन ले रहे हो पैसे के रिलेटेड, पर आप एक्चुअल में हकीकत में एक स्टूडेंट भी हो और आपको एग्जाम पास करना है। तो आपको एट द एंड ये सोचना है, जब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको ये सोचना है कि आईसीआई पर्टिकुलरली मेरे से इस कंसेप्ट में क्या पूछ सकता है, मैंने आइडियली कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। एंड मेरा भी टीचिंग अप्रोच मैंने एफएम के बैच के लिए कुछ इसी प्रकार से डिजाइन किया है। मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट इन्वेंट किया है, दैट इज CAR, यानी कि कार मतलब क्या, कि सबसे पहले हम करेंगे कंसेप्ट, कंसेप्ट के हम बहुत डीप में जाएंगे, देन वो कंसेप्ट कैसे अप्लाई होता है ना, हम उसके एप्लीकेशन के बारे में सीखेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सीए इज अ गेम ऑफ वॉल्यूम, तो हम इसका रिवीजन करेंगे इन अ क्यूमुलेटिव मैनर, है ना। यानी कि मैं लेक्चर नंबर 1 का रिवीजन लेक्चर नंबर 2 में भी कराऊंगा एंड लेक्चर नंबर 1 के एंड में भी कराऊंगा। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर है। अब मैं बात कर रहा था सर, ये जो वर्ड मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट, द वर्ड मैनेजमेंट इन इटसेल्फ इज अ ओपन एंडेड एट्रीब्यूट, मतलब ये कोई रूल्स नहीं होता। दिस इज नॉट अ फिक्स सेट ऑफ रूल्स। इसमें होते हैं कुछ टूल्स, टेक्निक्स, कुछ प्रिंसिपल्स जो आप अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो, सो दैट आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रूल्स की बात करता हूं, तो रूल्स क्या होता है, जैसे सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है, और स्क्रिबल रिवीजन मेरे साथ करते रहना, नोटिंग करते रहना। तो सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है दैट एवरी लिस्टेड कंपनी या एवरी कंपनी, whether it is listed company, public company, private company, has to keep it memorandum of association and article of association in the public domain। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें आपके कंपनी का ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, कंपनी का नाम, कंपनी का काम, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस, एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब आपके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। ये पूरा आपको ये डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ता है एंड ये डॉक्यूमेंट को पब्लिक डोमेन में अवेलेबल कराना पड़ता है। उसका लॉजिक ये है कि जो भी आउटसाइडर आपसे ट्रांजैक्ट करने आ रहा है ना, उसको तो नहीं पता ना आप क्या काम कर रहे हो। तो ऐसे कहा जाता है कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट जब रहेगा ना, तो आउटसाइडर ये चीजें पढ़ के आएगा। अब यहाँ पे कोई भी कंपनी इंडिया में, इसको ये सेक्शन तो फॉलो करना ही करना है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एंड इसको एज इट इज, यानी कि जिसको हम बोलते हैं लिटरल तरीके से इसको फॉलो करना है। अगर कोई कंपनी इसको फॉलो नहीं करती है, तो वो हो जाएगा इंटरवेंशन ऑफ द लॉ, यानी कि आपने लॉ को तोड़ दिया है एंड आपको लगेंगे फाइन्स एंड पेनल्टीज। पर ये जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट कोई रूल नहीं होता है, इसमें टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जो आप अपने अकॉर्डिंगली इस्तेमाल कर सकते हो, सो दैट आप डिसीजन काफी ज्यादा अच्छे से ले सकते हो। तो मेनली योर मैनेजमेंट इज कंसर्न विद बेटर डिसीजन मेकिंग, है ना। चाहे आप फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हो इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में, या फिर आप एसएम पढ़ते हो, या फिर आप एफएम पढ़ते हो, जैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स दिए, सो दैट आपके ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट आप इफेक्टिवली मैनेज कर सके, है ना। यू कैन मैनेज इट इफेक्टिवली। एसएम में आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज दिए, जैसे एक्सपांशन, लिक्विडिएशन। लिक्विडिएशन इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रैटेजी। पर ऐसा ये कुछ रूल नहीं है कि अगर 500 करोड़ का आपका टर्नओवर है तो आपको एक्सपांशन ही लगाना है। ये तो डिपेंड करता है ना सर कि मेरी कंपनी का फिलहाल मार्केट में क्या पोजीशन है, मेरे लिए बेस्ट सुटेड स्ट्रैटेजी कौन सा है। सिमिलरली अगर मैं एफएम की बात करता हूं, तो आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली वो टूल्स एंड टेक्निक का एनालाइज करेंगे, प्लान करेंगे एंड आप अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे। यानी कि मैंने आपको एक कंक्लूजन क्या दिया कि ये जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट मैनेजमेंट कोई रूल नहीं होता है, ये आपका होता है एक सब्जेक्टिव डिसीजन। इसलिए आपको जो है ना बहुत क्लैरिटी चाहिए कि मुझे बेटर डिसीजंस लेने इन माय ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जब आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करता हूं दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। जैसे नाम में ही लिखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि मैं पैसे पैसे से रिलेटेड जो भी चीजें, उसके रिलेटेड बेटर डिसीजंस ले सकूं। और आज के डेट पे जो भी बेटर डिसीजंस ले पाते, वो ही अपने प्लान्स को बेटर एग्जीक्यूट कर पाते एंड वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है ना। तो यहाँ पे क्या क्या डिसीजंस हो सकते हैं सर। अगर मैं वेर इज माई लैपटॉप चार्जर, एक मिनट मैं कनेक्ट कर लूं।
ओके, आई होप इट इज गोइंग फाइन। ओके दोस्तों, तो अगर मैं बात कर रहा था कि हमारे एक बिजनेस में क्या क्या डिसीजन हो सकते हैं पैसों के रिलेटेड। सबसे पहले सर आप ये डिसाइड करते हो कि मेरे धंधे में एसेट कौन सी होनी चाहिए। अब आपको पता है एक तो होती है आपकी फिक्स एसेट और एक होती है आपकी करंट एसेट। अब फिक्स एसेट का डिसीजन क्या मायने रखता है कि आपके पास कौन सा ग्रेड का प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, आपका लैंड कितना होना चाहिए। क्यों, इसका क्या लॉजिक है, मान लो मेरा लैंड है 5000 स्क्वायर फीट का, ओके, और एक मशीनरी को लगती है 250 स्क्वायर फीट की जगह, तो मैं कितने मशीनरी इंस्टॉल कर सकता हूँ सर, मैं 20 मशीनरी इंस्टॉल कर सकता हूँ, है ना। और अगर मान लो एक मशीनरी का इफेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन यानी कि मैं ऑन एन एवरेज 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ, है ना, तो मैं यहाँ पे 2 लाख यूनिट्स आराम से बना सकता हूँ इन अ ईयर। ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर है। इसलिए आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि मैंने कौन से फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, मैंने उन फिक्स एसेट में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि मेरे प्लांट एंड मशीनरी के 2-3 ऑप्शन है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, तो मेरे लिए अभी फिलहाल बेटर बेटर वे में कौन सी सूट होती है, तो आप अकॉर्डिंगली आपके पोजीशन को एनालाइज करके एक डिसीजन लेते हो। और क्या डिसीजन होगा सर, सर मेरा इन्वेंट्री कितना होना चाहिए, यानी कि इन शॉर्ट मेरा करंट एसेट कितना होना चाहिए। ये क्यों मायने रखता है, क्योंकि मान लो कल जाके बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गया आपके व्हाट वी से आपकी गुड्स का, और आपके पास स्टॉक ही नहीं है, तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी क्योंकि आप डिमांड को मीट ही नहीं कर पा रहे हो। पर अगर आपने ओवर स्टॉकिंग कर ली और स्टॉक ऐसे ही पड़ा रह गया, तो आपको लगेगा कैरिंग कॉस्ट। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा ये दोनों चीजों में एक बैलेंस कर सके कि आप डिमांड भी फुलफिल कर रहे हो प्लस आपकी कॉस्ट भी जो है वो मिनिमम हो। इसी हिसाब से मैंने आपको क्या बोला कि आप एक डिसीजन लेते हो कि आपके पास एसेट कौन सी होने चाहिए, यानी कि मेरे पास कौन से एसेट होने चाहिए, उस एसेट में मैंने कितना पैसा डालना चाहिए, मेरे पास कितना वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, यानी कि मैंने करंट एसेट में कितना पैसा डिप्लॉय करना चाहिए, कितने की इन्वेंट्री होना चाहिए, है ना, मेरे पास कैश कितना चाहिए। देन आप ये भी एनालाइज करते हो कि डे टू डे ऑपरेशन के लिए मुझे कितना पैसा लगेगा। तो ये भी दिस इज वन ऑफ द डिसीजन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन सबका पैसा कहाँ से आएगा। अब यहाँ पे सोर्सेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा एक तो आप पैसे दो तरीके से यूज कर सकते हो, एक तो आप पैसों को इंटरनली लेके आ सकते हो या आप पैसे बाहर से ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ये वाला डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं 20 लाख रुपए आज बिजनेस में इन्वेस्ट कर लूं, पर ऑन द अदर हैंड मेरे पास मार्केट का भी एक ऑप्शन है कि ये मैं 20 लाख को अगर मैं एफडी करा लूं तो मुझे 10% मिलेगा, यानी कि 2 लाख। तो अर्थात अगर मैं मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं ना, तो मैं ये 2 लाख उस पर अर्न नहीं कर रहा हूँ। जो अगर मैं एफडी बनाता तो मैं 2 लाख तो अर्न करता ही करता। तो अर्थात मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट आता है जो मेरा एक हिडन कॉस्ट है। इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन हो गया कि मैंने पैसे कैसे रेस करना चाहिए, मैंने इंटरनली पैसे रेस करना चाहिए या मैंने एक्सटर्नली पैसे रेस करना चाहिए। तो आइए समझ लेते एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। अगर मैं जोमेटो लिमिटेड की बात करता हूँ, जैसे जोमेटो लिमिटेड यानी कि आप इसको एटर्नल लिमिटेड के नाम से जानते हो, जिसके अंडर आता है आपका जोमेटो, आपका ब्लिंकिट, आपका व्हाट वी से डिस्ट्रिक्ट। तो जोमेटो लिमिटेड, अगर मैं जोमेटो की पर्टिकुलर बात करता हूँ, तो जोमेटो का बिजनेस क्या है, वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी करता है। तो इनके लिए ये डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास कौन से एसेट होने चाहिए। तो अब इनके लिए मोबाइल फोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके लिए लैपटॉप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके लिए व्हीकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको डे टू डे डिलीवरीज करना है, इनके पास वेयर हाउसेस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने रेस्टोरेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये डिसीजन लेना है कि मेरे पास कौन से एसेट होना चाहिए। अब उन एसेट में मैंने आइडियली कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मैंने ब्लाइंडली 500 करोड़ डाल दिया पर आपका उतना रिटर्न ही नहीं है तो आप लॉसेस करेंगे। तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि मैंने कौन से एसेट में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी एक डिसीजन हो गया। देन आपका वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा होना चाहिए, यानी कि डे टू डे ऑपरेशंस के लिए मुझे ऑन एन एवरेज कितने पैसे लगते हैं। तो ये कंपनी क्या करती है, कंपनी फॉर एग्जांपल मैं अगर जोमेटो की बात करता हूं, तो जोमेटो क्या करेगा, जोमेटो एक 30 डेज का एक फोरकास्ट करेगा कि जैसे ऑन एन एवरेज हम एक डे बेसिस पे हमको व्हीकल का कॉस्ट लगता है, व्हीकल का लगता है हमको पेट्रोल का कॉस्ट मान लो 200 रुपए, ओके, देन हम काफी ज्यादा डिस्काउंट देते हैं, ओके, तो हमको लगता है 500 रुपए एक दिन का, ओके, मैंने 50 लिख दिया। देन हमको लगता है सैलरी इज ऑन वेरिएबल बेसिस इन जोमेटो, तो मान लो हम ऑन एन एवरेज एक डिलीवरी का 80 रुपए पे करते, तो ये हो गया इनका मान लो मोटा मोटी 780 रुपीज, प्लस आपको एक बफर भी चाहिए, है ना, सो दैट ऐसे नहीं कि आप कट टू कट चलो, मान लो मैंने 200 रुपए यहाँ पे बफर रख दिया, तो मेरा 980 हो गया कि मुझे एक दिन के लिए खर्चा करना है, वो 980 रुपीज का है, यानी कि अगर मेरे ऑपरेशन मुझे स्मूथली रन करने ना, तो वो है 980 रुपीज। एंड अगर मैं महीने का निकालू तो सिमिलरली 980 इंटू 30, 980 इंटू 30,
तो यानी कि लगभग 29,400 रुपए मुझे 1 महीने के लिए लगने वाले, है ना? अब ये 29,400 इनके प्रोजेक्शन पे आ गया, प्लस ऑब्वियसली आप इसमें बफर और एडिशन करेंगे, तो आप मान लो 35,000 रुपए आपका डे 1 पे एक वर्किंग कैपिटल निकलता है, यानी कि मुझे डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कितना पैसा रिक्वायर्ड है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पैसा कहाँ से मैं ले सकता हूँ? क्या मैं इक्विटी से ले सकता हूँ या मैं बाहर के सोर्सेस से ले सकता हूँ? तो पैसे आपके दो सोर्सेस से आता है, एक तो आपका इंटरनल सोर्स यानी कि खुद का पैसा, यानी कि आप लिस्टेड कंपनी की बात करते हो तो इक्विटी से पैसे आ सकता है, यानी कि आपने परसेंटेज ऑफ ओनरशिप को डाइल्यूट किया और उसके बदले में आपके पास पैसे आए और आपने उस पैसे को आपके कंपनी में इन्वेस्ट किया। या फिर आपका एक सेल्फ एम्प्लॉयड कैपिटल हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोमोटर्स फंड फॉर लिस्टेड कंपनी, है ना? अब आपको थोड़ा टेक्निकल टर्म्स आना चाहिए क्योंकि आप लिस्टेड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। सिमिलरली सर बाहर से मेरे पास क्या क्या सोर्सेस है? सर मैं डिबेंचर्स इश्यू कर सकता हूँ, है ना? तो डिबेंचर्स पे मुझे एक फिक्स कॉस्ट पे करना पड़ेगा, दैट इज इंटरेस्ट का कॉस्ट। देन मैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इश्यू कर सकता हूँ, है ना? देन मैं वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसे उठा सकता हूँ, मैं शार्क टैंक जा सकता हूँ, मैं डेट उठा सकता हूँ, मैं एफआईआई को इनवाइट कर सकता हूँ मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। पर यहाँ पे इसका डिसीजन क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे मेरी लगी हुई है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इक्विटी। अगर मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ तो कल जाके अगर मेरी कंपनी 2000 करोड़ की थी और मैं पहले मालिक 100% था, यानी कि 2000 करोड़ का, और मैंने अब यहाँ पे मेरे पास ओनरशिप रह गई सिर्फ 80% की, तो मेरे पास इसका वैल्यूएशन है 1600 करोड़, यानी कि अर्थात 400 करोड़ मैंने अपने सैक्रिफाइस करे, तो ये भी एक कॉस्ट ही हो गया। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा अच्छे से करने चाहिए। तो बेसिकली आप फाइनेंसिंग कहाँ से करेंगे, यानी कि कौन से सोर्सेस से करेंगे, देन वो आया हुआ पैसा कहाँ पे एंड कितना इन्वेस्ट करेंगे सो दैट आपको प्रॉफिट हो। अब यहाँ पे मान लो आपने 250 करोड़ रेस करे, आपने इन्वेस्ट करा 200 करोड़ का, है ना, एंड 50 करोड़ आपके पास कैश है एंड इस पे रिटर्न आ रहा है आपको 300 करोड़, यानी कि आपका 100 करोड़ का एक साल में प्रॉफिट हो गया। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला कंसेप्ट क्या है मेरे पास कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर एग्जाम ओरिएंटेड मुझे सिर्फ कंसेप्ट का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो कैटेगरी सी हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझना, अगर आपको कोई भी नया बिजनेस या नया वेंचर स्टार्ट करना है तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा जोमेटो को कि मैंने कौन से एसेट को बाय करना चाहिए, उनमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कितना पैसा चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल, एंड ये सारा पैसा कौन से सोर्सेस से आएगा, इंटरनल सोर्सेस से आएगा या एक्सटर्नल सोर्सेस से आएगा, है ना? आई होप ये चीज आपको क्लियर है एंड आई होप कि मेरी रिकॉर्डिंग एकदम फ्लूइड चल रही है। यस वी आर गुड टू गो। मैं टैब्स बंद कर दूं जो मुझे नहीं लग रहे। ओके आइए सर अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना तीन मेजर डिसीजंस है। ओके ये आपको पता होना चाहिए। तो देयर आर थ्री मेजर डिसीजंस। योर मोस्टली फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न ओनली विद दिस डिसीजन, यानी कि पूरा एफएम आपका इन तीन डिसीजंस के पीछे ही घूमते रहता है। तो इसको मैं याद करने का तरीका देता हूं, दैट इज एफआईडी। हालांकि मेमोरी टेक्निक की जरूरत नहीं है, काफी लॉजिकल है। एफ से आता है मेरा फाइनेंसिंग डिसीजन। ओके इन शॉर्ट मेरा पैसा कौन से सोर्सेस से आएगा, देन आया हुआ पैसा मैं कहां पे इन्वेस्ट करूं, तो ये हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड एक होता है कि मैंने प्रॉफिट अगर कमाया तो मैंने कितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब ये क्यों एक डिसीजन है, डिविडेंड, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन को, है ना, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन को, क्योंकि अगर मैं लिस्टेड कंपनी हूं एंड मैं प्रॉफिट कर रहा हूं, ओके, देन डिविडेंड इज नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया एंड मैंने 80 रुपीज का डिविडेंड दे दिया, तो मैंने इन शॉर्ट क्या किया, मैंने 20 रुपीज अपने पास ही रखे सो दैट मैं इसको री इन्वेस्ट कर सकूं। तो ये भी एक वन ऑफ द मेजर डिसीजन हो जाएगा कि मैंने प्रॉफिट में से भी कितना परसेंटेज विड्रॉ करना चाहिए, कितना एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए एंड कितना वापस रिटेन करना चाहिए, यानी कि कितना री इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने क्या बताया आपको कि आपका थ्री मेजर डिसीजन कौन सा है, एक है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, एक है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड एक है आपका डिविडेंड डिसीजन। अगर मैं बात करता हूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फोकस मेजरली तीन फाइनेंशियल डिसीजंस पे है। एक है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक है आपका कि आपका पैसा कहां से आएगा, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, आया हुआ पैसा कहां पे एंड कितना इन्वेस्ट करना है, ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना रिटेन करे एंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करे, ये हो गया आपका डिविडेंड डिसीजन, है ना? तो यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरे पास एक मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने आपको पहले ही बताया, कोई ऐसे डेफिनेशन नहीं है, ये एक एक्टिविटी है। ये क्या है सर, एक मैनेजरियल एक्टिविटी यहाँ पे, जहाँ पे आप 10 चीजों को मैनेज करते हो। मोस्टली आपका कंसर्न है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग पे। नाउ व्हाट इज दैट, कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक डिसीजन लेता हूँ कि मैं फिक्स एसेट में 200 करोड़ का इन्वेस्ट करूंगा, तो मुझे एवरी ईयर 50 करोड़ का रिटर्न आता रहेगा। ये हो गया मेरा प्लान। अब मैंने इसको किया एग्जीक्यूट। अब मान लो ईयर एंड पे 200 करोड़ का जो प्रोजेक्शन था, या तो 200 करोड़ ही गया, पर रिटर्न आया 20 करोड़। तो मैंने क्या किया, एनालाइज किया कि एक्चुअल में कितना हो रहा है, एंड मैं यहाँ पे करूंगा कंट्रोल की ये शॉर्टेज जो 30 करोड़ का आ रहा है ना, ये क्यों आ रहा है।
तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसीजन दैट यू फर्स्ट प्लान द थिंग्स, यानी कि मैं आपको एक साइकिल देता हूँ कि चीजें वर्क कैसे कर सकती है। पहले आप प्लान करते हो, देन आप उस प्लान को इंप्लीमेंट करते हो, है ना, एंड देन आप उसको एनालाइज करते हो। एनालाइज किस चीज को करेंगे, उसके रिजल्ट को आप एनालाइज करेंगे एंड अकॉर्डिंगली आप उस पर कंट्रोल लेंगे। एंड ये आपका साइकिल जो है ना वो एक 360 डिग्री में रोटेट होते रहता है, यानी कि दिस इज साइक्लिक लूप, आपका स्टार्ट टू एंड यही चलते रहना है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आइए अब नेक्स्ट चीजें बात करते हैं। तो बेसिकली आपका कंसर्न क्या है कि आप राइट मैनर में कैसे फंड्स को अक्वायर करेंगे, आप आपके एसेट्स को कैसे मैनेज करेंगे। और ये डिसीजंस लेना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको शेयर होल्डर का जो है ना वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज करना है। यानी कि आपको जो है ना आपका फोकस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नथिंग बट योर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अगर मैं बात करता हूँ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की, तो वेल्थ इज अ वेरी ब्रॉडर वर्ड और उसमें ही आपका प्रॉफिट कवर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर बात कर रहा हूँ, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला कि मेरे पास एक ऑप्शन है 20 लाख रुपए में इन्वेस्ट कर सकता हूँ मेरे बिजनेस में, या फिर मैं रिटर्न कमा सकता हूँ एफडी पे 10%। तो ये 2 लाख रुपीज हो गई मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये जो वेल्थ है ना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे क्यों फोकस कर रहे हो, क्योंकि आप इनडायरेक्टली प्रॉफिट पे तो फोकस कर ही रहे हो, प्लस आप एडिशनल चीजों पे भी फोकस कर रहे हो, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नाउ व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बेसिकली ऐसे कहा जाता है कि जैसे टाइम बढ़ते रहे ना, तो ये मेरा टाइम हो गया, ओके, एंड ये हो गया मेरा मान लो मनी, ओके। और मान लो ये है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, और ये मान लो मेरा 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया। तो ऐसे कहा जाता है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है ना, आपके पैसों का वैल्यू जैसे एक एक रुपया आपका 4 साल के बाद 4 रुपए के समान होता है। तो अर्थात देर इज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी क्यों, क्योंकि मेरी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कंसेप्ट होती है कि मैं अगर 20 लाख रुपए धंधे में इन्वेस्ट नहीं करता हूं, पर मैं उस पे से तो बाहर पैसा कमा ही सकता हूं ना। तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अर्थात बोल रहा क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि जीरो, यानी कि फर्स्ट डे पे, ओके, फर्स्ट डे पे जो आपका 2 लाख रुपए, ओके, एट द एंड ऑफ 365 डेज दैट इज नॉट इक्वल टू 2 लाख, इट इज इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल 2,20,000। तो टाइम जैसे बढ़ रहा है ना, वैसे मेरे पैसों का वैल्यू बढ़ रहा है, क्योंकि मैं इन्वेस्ट करके वहां पे रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज कर सकता हूं। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज करना है शेयर होल्डर का वेल्थ। अब यहाँ पे एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये भी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए ही मैंने दिया है, कंसेप्ट एग्जाम ओरिएंटेड कोई रिलेवेंस नहीं। क्या क्या एस्पेक्ट्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, एक तो आप फंड्स कहाँ कहाँ से प्रोक्योर करेंगे एंड उसको कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। आई नो थिंग्स कैन बी वेरी रिपीटेटिव, बट ये ना एक बिल्डिंग द बेसिक्स लेक्चर है, यानी कि हम पहले एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। फाउंडेशन आपका जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आगे के चैप्टर उतने ही ज्यादा आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो इसलिए अगर चीजें थोड़ी रिपीट हो रही है तो इजीली उसको प्रोसेस कीजिएगा, क्योंकि आपको चीजों पे क्लैरिटी आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप मैं एकदम अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट की, तो यहाँ पे मैंने एक आपको बताया, एक होता है मेरा फाइनेंसिंग डिसीजन। तो ये मैं पैसा कहाँ से लेके आ सकता हूँ, मेजरली मैं दो तरीके से लेके आ सकता हूँ, एक तो इंटरनल या एक्सटर्नल। तो इंटरनल में मेरे पास एक ऑप्शन है मेरा इक्विटी का, एक ऑप्शन है एक्सटर्नल में मेरा डिबेंचर्स का, मेरे लोन्स का, मेरे कमर्शियल पेपर का, सिक्योर्ड लोन्स का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं डिबेंचर्स इशू कर सकता हूँ, बॉन्ड्स इशू कर सकता हूँ, उससे पैसे ले आ सकता हूँ। इक्विटी से मैं पैसे लेके आ सकता हूँ, एंजल फाइनेंसिंग से पैसे आ सकते हैं, बैंक लोन से पैसे आ सकते हैं, या वेंचर कैपिटलिस्ट भी मेरे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, हम जैसे बंदर थे, है ना, एंड बंदर इवॉल्व होते होते ह्यूमन बन गया। सिमिलरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट सदियों से चलता आ रहा है, तो वो कैसे इवॉल्व हुआ, तो इसमें आपके तीन फेजेस है। एक है आपका ट्रेडिशनल फेज, यानी कि पुराने जमाने वाला, एक है आपका ट्रांजिशनल फेज यानी कि आज के जमाने का, एंड एक है आपका मॉडर्न फेज कि आने वाले सालों में एफएम को हम कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो मैं अगर ट्रेडिशनल फेज की बात करता हूं, तो हम पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ स्पेशल इवेंट्स में ही यूज करते थे, जैसे कोई कंपनी ने किसी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, या दो कंपनी आपस में मर्ज हो गए, या मान लो कोई कंपनी ने एक मैसिव एक्सपांशन कर लिया, या कोई कंपनी लिक्विडिएट हो रही है। ऐसे जब सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते थे ना, तभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस दिया जाता था। पर ट्रांजिशनल फेज ऐसा नहीं। ट्रांजिशनल फेज में अभी आपका फोकस मेजर इवेंट से हटके डे टू डे प्रॉब्लम्स पे, तो यानी कि यहाँ पे फिक्स एसेट्स पे, यहाँ पे तो फिक्स एसेट्स पे भी फोकस नहीं था, पर ट्रांजिशनल फेज में अब फिक्स एसेट के साथ साथ करंट एसेट पे भी फोकस है, क्योंकि आपका डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस है। आप क्या करेंगे, आप पहले एनालाइज करेंगे, फिर आप प्लान करेंगे, एंड फिर आप कंट्रोल करेंगे। यानी कि मैंने जैसे जोमेटो का एग्जांपल दिया, राइट, तो जोमेटो पहले एनालाइज करेगा
कि मैंने आइडियली करंट एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब मेरा वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए, मैंने कौन से फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप ये पहले एनालाइज करते हो, फिर आप इस चीज को एक्चुअल में एग्जीक्यूट करेंगे, फिर आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली आप उस रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, एंड अगर उसमें गैप है तो आप बेसिकली उस पर कंट्रोल प्लेस करेंगे। तो मॉडर्न फेज में क्या हो रहा है कि आप डे टू डे प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो, देन आप उस चीजों को प्लान कर रहे हो, आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, देन रिजल्ट्स को आप एनालाइज कर रहे हो। यहाँ पे एनालाइज पहले क्यों आ रहा है, देखो एनालाइज पहले क्यों आ रहा है, आप सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अभी रेसेशन चालू है, तो अभी मेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्की कि मैं कोई फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करूं, तो फिर भी पर मान लो मैं पहले 1000 करोड़ का एक प्लान रख रहा था, पर अभी कोविड-19 जैसा कुछ सिचुएशन है तो मैं 100 ही करोड़ इन्वेस्ट करूंगा। इन्वेस्टमेंट तो मैं अभी भी करने वाला हूं, पर मेरा डिसीजन चेंज हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंट विच यू विल लर्न इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देन मैं प्लान करता हूँ चीजों को, देन मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, है ना। मान लो मैंने क्या प्लान किया कि मैं 100 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा, अब मैंने 100 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं रिजल्ट्स को इवेल्युएट करूंगा कि अगर मेरी एक्सपेक्टेशन की 100 करोड़ पे 10 करोड़ रिटर्न आना चाहिए, अब रिजल्ट में 12 करोड़ आ गया तो बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड फिर मैं करेगा इस पे कंट्रोल, या मैं इस पे लूंगा डिसीजंस, एंड ये मेरा साइकिल चलता जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। तो इसलिए ट्रांजिशनल फेज में आपका मेजरली फोकस है डे टू डे प्रॉब्लम्स पे, आप एनालाइज करते हो, प्लान करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, रिजल्ट्स को आप एनालाइज करेंगे एंड वापस उसको कंट्रोल करेंगे, एंड ये प्रोसेस आपका फॉलो होते रहेगा। तो आपका बेसिकली आपका सबसे ज्यादा अटेंशन इन्हीं तीनों चीजों पे। अब यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड आपको क्या इंपॉर्टेंट है पता है क्या, आपको ये पता होना चाहिए कि आज के डेट पे जो फेज चालू है ना, वो फेज 2 चालू है, दैट इज ट्रांजिशनल फेज। तो ये एमसीक्यू में एक पूछ सकता है कि ट्रांजिशनल फेज चालू है या मॉडर्न फेज चालू है। अगर कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो काफी ज्यादा बच्चे मॉडर्न सिलेक्ट कर सकते हैं, बट द आंसर इज रॉन्ग। वी आर इनटू करंट ट्रांजिशनल फेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आप बोलेगे कि सर मॉडर्न फेज क्या है, देखो मॉडर्न फेज क्या है कि आपका ये जो ट्रांजिशनल फेज है, ठीक है, ट्रांजिशनल फेज पे आपका डे टू डे एक्टिविटीज पे फोकस है, पर मॉडर्न क्या बोल रहा है कि आप रिस्क फैक्टर को भी कंसीडर करो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं जोमेटो, ठीक है, और मैं हूं 2026 में, ये है मेरा करंट ईयर, पर ये एफएम क्या बोलता है कि आप 27, 28, 29, 30 के भी प्रोजेक्शंस लगा लो, एंड उसके रिगार्डिंग कुछ डिसीजंस आज ही ले लो। अब आज कैसे ले सकता हूं मैं, एडवांस प्लांट एंड मशीनरी को मैं अभी डाल सकता हूं, जैसे मैं देख रहा हूं एआई आ रहा है, तो आने वाले 2 साल में एआई कितना एक्सपांड होगा, उसका इंपैक्ट मेरे इंडस्ट्री पे क्या आएगा, तो अकॉर्डिंगली वो पूरा एनालिसिस करके मैं फ्यूचर प्रोजेक्शंस करूंगा, एंड उसके प्रोजेक्शंस के बेसिस पे आज कुछ डिसीजंस लूंगा। तो एफएम में कहा जाता है कि आपका स्कोप काफी ज्यादा बढ़ चुका है, आप एनालिसिस पे ज्यादा फोकस्ड हो, करंट सिचुएशन से लेके फ्यूचर सिचुएशंस तक। अब मैंने एग्जांपल में सिर्फ 3 साल दिए, पर रियल लाइफ में 15-20 सालों का प्रोजेक्शन लिया जाता है, सो दैट आप आज से ही एक बेटर डिसीजंस लेना शुरुआत करेंगे। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। इस कंसेप्ट में आपको कुछ नहीं याद रखना है, मैं आपको एक समरी देता हूं। आपका ट्रेडिशनल फेज है, आपका एक था पहले, सबसे पहले ट्रेडिशनल फेज, जिसपे आपका जो फोकस था ना वो सिर्फ स्पेशल इवेंट्स पे था, पर एक है आपका ट्रांजिशनल फेज, यानी कि जो फिलहाल का चलने वाला दौर है, एंड आपका इस पे करंट डे टू डे प्रॉब्लम्स पे है, एंड थर्ड है आपका मॉडर्न फेज, यानी कि अगर आप आसान भाषा में समझे तो ट्रांजिशनल प्लस एडिशनल थिंग्स इज नथिंग बट माय मॉडर्न फेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वैसे तो एक कंसेप्ट कैटेगरी सी है, ये आपको कभी पूछेगा नहीं, पर फिर भी अगर आपको क्योंकि मैं आपको ये भी लॉजिक देता हूँ कि ये क्यों नहीं पूछेगा। देखो ये बहुत ओपन एंडेड है, जिसको भी कंसेप्ट पता है ना वो बहुत ज्यादा इजीली अपने लैंग्वेज में लिख लेगा, एंड आईसीआई भी वहां पे मजबूर है, उनको मार्क्स देना ही पड़ेगा। बट रैदर उनके पास बहुत ऐसे अच्छे एरियाज है जहाँ पे वो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ के आपको ट्रिक कर सकते हैं, है ना, पर दिस कैन कम, बट वेरी लो पॉसिबिलिटी। आइए अब एक कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसे कहा जाता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके 3 मेजर डिसीजंस होते हैं। एक है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, एक है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड एक है आपका डिविडेंड डिसीजन। अब फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब क्या कि मैं पैसे कहाँ कहाँ से लेके आऊंगा। तो बेसिकली अगर मान लो आपके आए हुए पैसों का कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है, मान लो मैंने 100 करोड़ इन्वेस्ट करे, ओके, पर ये 100 करोड़ को अक्वायर करने का कॉस्ट मेरा 80 करोड़ था, जिसपे बेनिफिट मुझे 150 करोड़ का आ रहा है, तो अर्थात मैंने 70 करोड़ क्या किया, एडिशनल प्रॉफिट कर लिया। क्यों ये कर पाया, क्योंकि मेरा फाइनेंसिंग डिसीजन काफी ज्यादा एक्यूरेट था। सिमिलर वे में मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी मेरा वेल्थ पे फोकस करता है, एंड डिविडेंड डिसीजन भी उसी चीजों पे फोकस करता है। तो इसे कहा जाता है कि आपकी वैल्यू ऑफ फर्म is nothing but a function of FID, that is financing decision, investment decision and dividend decision। कहा जाता है कि एक फंक्शन होता है। फंक्शन मतलब क्या कि जितनी ज्यादा अच्छी तरीके से आप ये चीजों को एक्सिक्यूट करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी फर्म अच्छे से फंक्शन करेगी, एंड मॉनिटरी टर्म में उतनी ज्यादा आपका वैल्यू बढ़ेगा। तो वैल्यू ऑफ फर्म इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए।
अब यहाँ पे अगर मैं एफएम की सिलेबस की बात करता हूँ, तो आपका पूरा एफएम का सिलेबस इन मेजर चंक्स पे ही फोकस है। एक आपका फाइनेंसिंग डिसीजंस पे आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर है, जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि मैंने कौन से सोर्सेज से पैसे लेने चाहिए सो दैट मेरा कॉस्ट जो है हमेशा मिनिमम हो। देखो, आप जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हो, तो आप क्या चाहेंगे कि मेरा जो है वो कॉस्ट कम से कम आए एंड मेरे रिटर्न्स जो है वो मैक्सिमम आए। यानी कि आपकी कॉस्ट 100 रुपए की है, तो आप रिटर्न्स उस पे ज़्यादा ही चाहेंगे। तो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये पढ़ते हो कि मैंने ऐसे कौन से डिसीजंस लेना चाहिए सो दैट मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो मैं कैपिटल को ला रहा हूँ, उसके लिए लाने का जो खर्चा है। अब वैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, पर कॉस्ट इज़ नथिंग बट द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर ऑफ द फंड्स। यानी कि क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिबेंचर से पैसे उठा रहा हूँ, तो डिबेंचर तो मेरे को फ्री में पैसे नहीं देगा, मेरे को इस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उनको मेरे से इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड है। सिमिलरली अगर मैं इक्विटी से पैसे लेके आ रहा हूँ, ओके, तो उनको मिलेगी ओनरशिप। और मान लो कल मैंने 200 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया और ये ओन करते 10%, तो इनके पास से 20 करोड़ का प्रॉफिट। तो दैट इज नथिंग, कॉस्ट इज नथिंग बट रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल। यानी कि जो भी आपके बिजनेस में पैसे डाल रहे हैं ना, उनको कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है। तो आप बोलेगे कि सेल्फ कैपिटल में ये कंसेप्ट कैसे आएगा? ऑब्वियसली आपके पास जहाँ पे एक ऑप्शन है एफडी करने का, तो आपको भी आपके डले हुए पैसे पे कुछ तो रिटर्न एक्सपेक्टेड है ना। तो कॉस्ट इज नथिंग बट द रिटर्न्स एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल। अब एक चैप्टर इसमें आता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। मैंने आपको बोला कि आप पैसे इंटरनल सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेस से रेज कर सकते हो, पर मैंने प्रोपोर्शन क्या रखना चाहिए? मैंने 50:50 रखना चाहिए या मैंने 60:40 रखना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि मेरी फर्म कैसी है, मेरी बियरिंग की कैपेसिटी कितनी है। अगर मेरा प्रोडक्शन काफी स्मूथ है, मैं काफी अच्छा व्हाट वी से, अगर मैं टॉप 10 में हूँ एक इंडस्ट्री के, तो मैं रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फंड्स में आपकी रिस्क बहुत ज्यादा हाई है। आपका एक होता है आपका फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, यानी कि चाहे आपका आपका बिजनेस चले या ना चले, आपको इंटरेस्ट तो टाइम पे देना ही पड़ेगा। आपको ईएमआई यानी कि फिक्स कमिटमेंट्स टाइम पे फुलफिल ही करने पड़ेंगे। तो आप रिस्क के फैक्टर को कंसीडर करते प्रैक्टिकली आप कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हो। देन एक है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन में एक चैप्टर है लिवरेज करके। तो लिवरेज लिवरेज का अर्थ होता है, लिवरेज इज नथिंग बट लिवरेज इज एडवांटेज। यानी कि आपके बिजनेस में जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है ना, आप उसके बेसिस पे कुछ डिसीजंस ले सकते हो। हैं, ऐसे भी पॉसिबल है, ऑब्वियसली यस। तो देर आर बेसिकली टू फिक्स कॉस्ट, अगर आपको पता है। एक है आपकी फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी कि अगर मुझे डे टू डे ऑपरेशंस रन करने, तो मुझे कुछ फिक्स्ड कॉस्ट को पे करना है, जैसे कि सैलरी। एवरी मंथ मुझे सैलरी पे करना ही करना है, चाहे मुझे प्रॉफिट हो या ना हो। एवरी मंथ मुझे रेंट पे करना ही करना है, चाहे मुझे प्रॉफिट हो या ना हो। एंड एक होता है आपकी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, है ना, यानी कि आपके पैसे जो आपने लाए ना, उस पे आप इंटरेस्ट अगर पे कर रहे हो, तो ये हो गई आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट। तो बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि वहां पे आपको काम आता है लिवरेज। लिवरेज में क्या करते हो, आप एनालाइज करते हो कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, एंड आप उस पे कुछ डिसीजंस को प्लॉट करते हो। वो क्या डिसीजन है हम उस रिस्पेक्टिव चैप्टर में ही देखेंगे, है ना। पर यहाँ पे मैं बेसिक सा कंसेप्ट आपका क्लियर कराना चाहता हूँ। काफी बच्चों को लगता है कि फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो टोटल में सेम होती है, यानी कि ईयर 1, ओके, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ओके। और मान लो मैं रेंट पे कर रहा हूँ, तो ईयर 1 में भी 5,000, ईयर 2 में भी 5,000, ईयर 3 में भी 5,000 एंड ईयर 4 में भी 5,000। और मान लो मेरे पास एक और रेंट है 5,000, 6,000, 7,000, ओके, और 8,000। अगर मैं कोई बच्चे को पूछूं जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि इन दोनों में से फिक्स कॉस्ट कौन सी है, तो वो मुझे आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए इज फिक्स कॉस्ट एंड ऑप्शन नंबर बी कैन बी सेमी वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। पर ये आंसर फंडामेंटली इसका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आप ये समझना, ये सीए एग्जाम का ब्लेंडर है, इनके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में ये कॉस्ट हमेशा फिक्स ही होती है। एंड बच्चा कॉस्टिंग पढ़ते आता है, तो वो क्या लर्न करता है पता है क्या? वो रट्टा मारता है एक चीज का कि फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम, है ना, इन टोटल शुड बी सेम। अब ये गलत नहीं है, ये जो कॉस्टिंग के किताबों में लिखा है ये सही लिखा है, पर ये एक रिकॉग्निशन फैक्टर हो गया। पर हम जब फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कांस्टेंट नहीं होता है। फिक्स्ड इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। अब फिक्स कॉस्ट को कांस्टेंट नहीं बोलते, मतलब आप फिक्स को कांस्टेंट इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो। फिक्स ये जो वर्ड यूज किया है ना, ये दैट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स नेचर, यानी कि उसका नेचर फिक्स है। मतलब इट इज एसोसिएटेड विथ योर रिस्क, यानी कि आपका बिजनेस चले या ना चले, आपको ये पे करना ही करना है। आपके ऊपर एक बर्डन है, आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि फिक्स कॉस्ट जो है ना, वो प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी फिक्स नहीं होती, वो वेरिएट करती रहती है। पर वो जब हम बोलते हैं कि ये फिक्स कॉस्ट है, मतलब यहाँ पे आपका रिस्क एसोसिएटेड है। आप चाहे अच्छा प्रॉफिट करो तभी भी उतनी ही कॉस्ट पे करने वाले हो जितनी एग्रीड है, या लॉस करो तभी भी उतनी ही कॉस्ट करने पे करने वाले हो जितनी एग्रीड है। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ।
प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे, है ना? अच्छा, क्रोम यहाँ पे खुल गया। ओके गाइस, रिकॉर्डिंग इज गोइंग एब्सोल्युटली फाइन। यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। हम प्रैक्टिकली मैं इस चीज को प्रूव करना चाहता हूँ। अगर मैं ये स्क्रीनर पे आता हूँ, स्क्रीनर करके एक वेबसाइट है जहाँ पे एक लिस्टेड कंपनीज का डेटा आप देख सकते हो इजीली। अगर मैं मान लो एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगा, ये देखो यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये एक्सेल में डाउनलोड होगा क्या? एक मिनट में लॉग इन कर लूँ, मुझे एक ही मिनट देना। यहाँ पे मैं लॉग इन कर लेता हूँ, सो दैट मैं इसको एक्सेल में एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो, वहाँ पे मुझे कंपनी सर्च करना है। आप भी ये कंपनी आप भी ये वेबसाइट को यूज कर सकते हो, है ना? जब आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो ना, तो आपको बहुत डीप में पढ़ना चाहिए। आपको प्रैक्टिकली रियल लाइफ में चीजें कैसे एग्जिस्ट होती है, खाली बुकिश नॉलेज रख के कुछ सेंस नहीं बनता है। अगर आप बाहर ये चीज बोलोगे कि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही होता है, अगर आप इस साल 5,000 भर रहे हो, अगले साल भी 5,000 भरना है, तो मुंह पे चमाट मार देगा वो। तो आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन होता है, एक्सट्रैक्ट होता है ये कैसे, तो भी यहाँ पे पीडीएफ निकल रहा है, ऐसा पीडीएफ निकल रहा है। ओके, यहाँ पे मेरे पास है प्रॉफिट एंड लॉस, एंड मैं इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहता था, पर ये नहीं हो पा रहा है। कैसे करते हैं इसको? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, मुझे एक्सट्रैक्ट करना है यार, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? प्रोडक्ट सेगमेंट्स, ठीक है, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मेरा। ये आई थिंक इन्होंने अभी ये फीचर्स प्रीमियम में डाल दिया, पहले डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट होता था। यहाँ पे देखो, ये मेरे पास जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट मुझे चाहिए था ये पूरा एक्सेल में। ये स्टैंड अलोन का आ रहा है क्या? नहीं, कंसोलिडेटेड का देखता हूँ मैं, एक काम करता हूँ। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज एज अ होल पे है। और ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इनटू दिस। मैं आपका फोकस यहाँ पे चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का कॉस्ट इज फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, क्योंकि मुझे चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, मुझे पे करना ही करना है। पर ईयर वन में मेरा इंटरेस्ट का कॉस्ट 3316 करोड़ था, ईयर टू में 3600 हो गया। यानी कि अर्थात ईयर वन में जो मेरा कॉस्ट है वो 3316 है। ओके, ईयर टू में मेरा कॉस्ट है 3691। तो ये टोटल में तो सेम नहीं है, पर क्या ये फिक्स कॉस्ट है? द आंसर इज यस। अब ये मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दिया है। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। तो मैं बात कर रहा था कि आप जब आपके फिक्स कॉस्ट का एनालिसिस करते हो ना, एंड उस पे जब कुछ डिसीजंस लेते हो, तो ये हो गए आपकी लिवरेज, यानी कि फाइनेंसिंग डिसीजन। अब इसको फाइनेंसिंग डिसीजंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जब एनालाइज करेंगे कि मेरा फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा है, तो आप फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहेंगे। सी, एक्सरसाइजेबल डिसीजन इज ऑन फिक्स्ड फाइनेंशियल, इज ऑन फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट। हालांकि फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट पे भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, वो चैप्टर में हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर उसके वजह से इसलिए इसको फाइनेंसिंग डिसीजन के ब्रैकेट में ढकला हुआ है। एंड एक है आपका थियोरी चैप्टर है कि आपके पैसों के सोर्सेस कौन से। जैसे यहाँ पे अपन ने मोटा मोटी देखा कि मोटा मोटी मैं ये सोर्सेस से पैसे ला सकता हूँ। अपने को 4-5 ही सोर्सेस पता रहता है, एक इक्विटी, खुद का पैसा, लोन ले, डिबेंचर्स, शार्क टैंक देखते हैं, इसलिए काफी लोगों को अब एंजल फाइनेंसिंग का कंसेप्ट पता है। पर इन रियलिटी देयर आर 25 to 30 सोर्सेस, एंड इसको हम पढ़ेंगे डिटेल मैनर में इन सोर्सेस ऑफ फाइनेंस चैप्टर। देन एक है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आया हुआ पैसा आप लगाएंगे, एक तो फिक्स एसेट्स में, आप लगाएंगे करंट एसेट में। तो आप जब फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करते हो, तो आप वहां पे आप कंसीडर करते हो द टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग, या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी बोलते हैं जिसको। और एक होता है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज नथिंग, पर आप आपके डे टू डे ऑपरेशन के लिए कितना पैसा आपके पास होना चाहिए, ये आपको पता रहना चाहिए। तो आप इस रिगार्डिंग जब कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के टेक्निक जो है काम में आने वाले। एंड एक है आपका डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन में एक ही चैप्टर है इंटरमीडिएट लेवल पे, दैट इज डिविडेंड पॉलिसी, कि मैंने कितना पॉलिसी के अकॉर्डिंगली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि इसके रिलेटेड तो लॉ है ना। अब काफी लोगों को ना ये भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। उनको लगता है कि हर एक कंपनी ने डिविडेंड देना ही चाहिए, ये गलत लॉ पड़ा है। वंस इट इज डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी कि मैं डिविडेंड देगा, तब आपको डिविडेंड तो देना ही देना है। पर डिविडेंड को डिक्लेयर करना इस सब्जेक्टिव डिसीजन, आप चाहे डिक्लेयर करो या ना करो, इस पे पाबंदी नहीं है। पाबंदी कब है? कि आपने डिक्लेयर किया ना, फिर 30 दिनों में तूने डिविडेंड तो पे करना ही चाहिए। फिर आप पे लगेंगे सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 व्हिच आर रिलेटेड टू डिविडेंड। आई होप ये चीज आपको क्लियर है।
तो यहाँ पे आप बेसिकली 3 मेजर डिसीजंस पे फोकस हो, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, एंड आपका अक्खा एफएम का सिलेबस इसी पे ही फोकस करता है। और एक जनरल चैप्टर है आपका रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस इज नथिंग बट यहाँ पे कुछ चीजों का स्टैटिस्टिक्स आता है, जैसे आपका नेट प्रॉफिट कितना है, आप सेल्स पे कितना पैसा कमा रहे हो, आपका कलेक्शन डेज कितना है, ये हम वो चैप्टर में ज्यादा डिटेल्ड मैनर में डिस्कस कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ता हूँ, दैट इज नथिंग बट माय वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये कंसेप्ट बता दिया है कि मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो है वेल्थ को जो है मैक्सिमाइज करना, मतलब मेरे वेल्थ को बढ़ाना। तो आप बोलेगे कि मैं प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ाऊं, क्योंकि वेल्थ इज नथिंग बट प्रॉफिट प्लस टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करता हूँ, तो शेयर होल्डर का पैसा कुछ नहीं है बट रैदर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। जब आप इस खर्चे को टाइमिंग एंड रिस्क है यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी से एडजस्ट करते हो, तो हम वेल्थ को कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास वेल्थ है, लॉजिकली मैं आपसे फॉर्मूला निकाल लूंगा। तो यहाँ पे मान लो मेरे को बेनिफिट आ रहा है ना, अब यहाँ पे मान लो मैंने 500 करोड़ कमाए। ओके, आप बोलेगे कि इसके लिए तूने खर्चा कितना किया, मैं बोलूंगा 400 करोड़ का किया। ओके, तो ये हो गई मेरी कॉस्ट, कॉस्ट फॉर अक्वायरिंग दिस बेनिफिट। तो मेरे नेट बेनिफिट कितना हो गया, तो मेरा नेट बेनिफिट इज नथिंग बट वो हो गया 100 करोड़। पर ये फिगर गलत है। ये फिगर गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 500 करोड़ दिख रहा है, 400 करोड़ दिख रहा है एंड 100 करोड़ दिख रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा 500 करोड़ आज जाएगा, यानी कि 500 करोड़ मेरा ईयर 1 के एंड के बाद आएगा, एंड मेरा 400 करोड़ एट द डे ऑफ स्टार्टिंग माय बिजनेस जाएगा, यानी कि ये एट द 365th डे पे आएगा, एंड ये आएगा मेरा 400 करोड़ एट द 0 डे पे। तो मैं इस पे कमा रहा हूँ 100 करोड़। अगर मैं यहाँ पे मोटा मोटी देखूं तो मुझे 100 करोड़ बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, और जब मैंने मार्केट में देखा तो मेरे पास हायर अमाउंट पे 20% तक एफडी कमाने का चांस है। तो अगर मैं 400 करोड़ की एफडी करता हूँ 20% से, अगर मैं इसको डे 1 पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड एट द एंड ऑफ डे 365 मेरे पास रहेंगे 400 करोड़। ओके, प्लस रिटर्न ऑन 400 करोड़ ऑफ 20% दैट इज 80 सीआर। तो ये हो गया 480 करोड़। ओके, यानी कि एडिशनली मैंने 80 करोड़ कमाए। तो मेरा नेट बेनिफिट कितना है, वो नेट बेनिफिट जो है वो 20 करोड़ है। अब इस पे भी ये तो चलो अट्रैक्टिव ही दिख रहा है, पर ये डिपेंड करता है कि मेरी, अगर मैंने इतना मेहनत करना चाहिए, क्योंकि वहां पे देखो हमेशा ना व्हाट वी से, हम सिर्फ पैसों का सोचते हैं पर आपके एफर्ट्स भी एंगेज है ना। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं 400 करोड़ डाल के नेट 80 करोड़ कमा सकता हूँ एंड मैं 100 करोड़ कमा सकता हूँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एडजस्टेड फिगर है ये। पर मेरे नंबर ऑफ आवर्स भी लग रहे हैं ना बिजनेस में। मान लो मेरे नंबर ऑफ आवर्स लग रहे हैं 10 घंटे एक दिन के, एंड मेरा 365 डेज काम चलते ही जाएगा, तो मेरे 3650 घंटे व्हाट वी से इसमें इन्वेस्टेड है। पर अगर मैं इस एंड से सोचूं कि अगर मैं जॉब करता ना, तो मेरे पास एक जॉब है, मेरे पास एक अच्छी डिग्री है सीए की, और मेरा डिमांड भी काफी अच्छा है, मुझे अच्छे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, तो मेरे पास 2 लाख का जॉब है। तो 2 लाख इंटू 12 दैट इज 2 12 2.5 सीआर इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व। तो 80 करोड़ आपको तो इनफ्लो दिख रहा है, ओके सॉरी 100 करोड़, 100 करोड़ तो आपको तो इनफ्लो दिख रहा है, प्लस आपका 20 करोड़ ही एडिशनल है। पर आप जॉब से माइनस 2.4 सीआर भी कमा सकते थे, तो आपका 17.60 करोड़ अभी भी आपका फेवरेबल है। ये फिर आप साइकोलॉजिकली, थोड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी डिपेंड करेगा कि आपने आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो मैंने आपको क्या दिखा दिया, सर वेल्थ इज नथिंग बट माय वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स, कि मेरे को कितने का बेनिफिट हुआ, 500 करोड़ का बेनिफिट हुआ, पर अरे उसके लिए मुझे खर्चा लगा 100 करोड़ का, है ना, 400 करोड़ का, तो मेरा नेट बेनिफिट हो गया 100 करोड़ का। पर आप बोलेगे सर आपने हमको पढ़ाया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती, तो इसलिए मुझे प्रेजेंट वैल्यू पे लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझना एक एग्जांपल, अगर मैं ईयर 1 की बात करता हूँ, ईयर 2 की बात करता हूँ, ईयर 3 की बात करता हूँ, ईयर 1 के एंड में मेरे पास आएंगे 100 करोड़, ईयर 2 के एंड पे आएंगे 200 करोड़, ईयर 3 के एंड पे आएंगे 300 करोड़, यानी कि मेरे पास टोटल जो इन होने वाला है ना पैसा, वो है 100 200 600 करोड़। और आज के डेट पे एट द एंड, यानी कि आज के डे पे मेरा जा रहा है, से फॉर एग्जांपल आउटफ्लो हो रहा है मेरा से 500 करोड़, एक वाइटल फिगर लिख लेता हूं। तो आप क्या करेंगे, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कंसेप्ट आपको पता है, पर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में प्रेजेंट टू फ्यूचर जा रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप 0 डे से डे 365 डेज पे जा रहे हो। अब मैं आपको यही चीज बोल रहा हूं कि आप 365th डे से एट द एंड ऑफ 0 पे आ, तो इसके लिए आपको करना पड़ता है प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट। अब मैं आपको कुछ ट्रिक दे देता हूं कि आपको एग्जामिनेशन में कैसे करना है। उसके पहले आपको कुछ मैथमेटिक्स के बेसिक्स पता होना चाहिए। आपको परसेंटेज को नंबर के फॉर्मेट में लिखते आना चाहिए। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं,
आपको 20% कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 20/100, डू इट ऑन योर कैलकुलेटर, ये आएगा आपका 0.20। सिमिलर तरीके से 13.5% की मैं बात करता हूँ तो 13.5% आएगा। ये विंडो में कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, प्रैक्टिकली आपको दिखाते भी चलूंगा। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरे पास आ गया मेरा कैलकुलेटर, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ क्या? ओके, ये अच्छा ऑप्शन है मेरे पास। पूरा चाहिए रे बाबा। हाँ, तो यहाँ पे मुझे 13 पॉइंट, मुझे क्या करना है, ओके ये कर्सर यहाँ पे 13.5 डिवाइडेड बाय 100 इज नथिंग बट माय 0.135। अभी इसका लॉजिक क्या है देखो, अगर आप बोल रहे हो कि सर मुझे 8 में 80% आए, तो आप मुझे बोल रहे हो कि सर मुझे 100 में से मैंने 80 मार्क्स कमाए, यानी कि अर्थात ही एक में से मैंने 0.8 मार्क्स कमाए, है ना? तो आपको परसेंटेज को नंबर फॉर्मेट में डिफाइन करते आना चाहिए, है ना? अब अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले परसेंटेज को नंबर के फॉर्मेट में लेके आओ। मान लो 10% दिया है, देन आपको उसमें ऐड करना है +1। ऑलवेज +1 ही करना है, चाहे यहाँ पे कोई भी परसेंटेज हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं, एक मैं काम करता हूँ, मुझे इसको फुल स्क्रीन में ही लेना पड़ेगा, अल्ट टैब में खेलता रैदर। तो यहाँ पे 10% है, तो मैं 10 डिवाइडेड बाय 100 0.1 लिखता हूँ, प्लस इसमें ऐड करता हूँ 1। अब ये हो गया मेरा 1.1। नाउ सिंबॉलिकली इट वुड बी डिस्क्राइब्ड एज 1.0 1.1, हमेशा ये 1 के फॉर्मेट में ही आएगा, चाहे आप कोई भी परसेंटेज ले लो। मान लो मैं थोड़ा अतरंगी परसेंटेज ले लाऊं, 7.75%, तो आप कैसे करेंगे, 7.75 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 करेंगे, तो आपका आएगा 1.0775। ये है एज एट जीरो। आपको क्या करना है, आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आपको एक कैलकुलेटर ट्रिक देता हूँ। आपको कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करना है, अब दो तरीके के कैलकुलेटर होते हैं, एक है आपका जनरल कैलकुलेटर। तो जनरल कैलकुलेटर पे क्या ट्रिक चल जाती है, आपको सिमिलरली आपको जैसे परसेंटेज टू नंबर लिख लिया, ओके, कैसे किया, 7.7 क्या कितना लिया था रे मैंने, हाँ 7.775 अपॉन 100, दैट कैन बी रिटर्न एज 7.775 अपॉन 100 करता हूं तो ये 0.0775। अब मुझे बाय डिफॉल्ट इसमें +1 करना है, तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा, मेरा आंसर आएगा 1.0775, है ना? अब यहाँ पे मुझे निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। अब मान लो 4 साल की प्रेजेंट वैल्यू मुझे निकालनी है, ओके। यहाँ पे ईयर 1 हो गया, ईयर 2 हो गया, ईयर 3 हो गया, ईयर 4 हो गया। आपको दोनों ट्रिक दिखा देता हूँ। अब आपको करना है डिवाइड बाय 1, ऑलवेज यू हैव टू डिवाइड बाय 1, ओके, ऑलवेज डिवाइड बाय 1। एंड आपको प्रेस करना है इक्वल टू, यानी कि 1.0775 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल, एक मिनट, अच्छा जनरल कैलकुलेटर की ट्रिक दिखा रहा हूँ ना मैं, मैंने आपको स्पेसिफिक का दिखा है। जनरल कैलकुलेटर में आप क्या करेंगे, जैसे आपका वैल्यू आ गया 1.0775, फिर आप करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.0775, देन एंटर करेंगे, तो ये आ गया आपका 0.9280 में 4 डेसिमल्स ले रहा हूँ, तो ये हो गया ईयर 1। अब आपको ये पता होना चाहिए, जब मैं ईयर 1 की बात कर रहा हूँ मतलब मैं एंड ऑफ 365th डे की बात कर रहा हूँ। हाँ, ईयर 1 पे मतलब स्टार्ट पे नहीं, ईयर 1 मतलब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ओके। देन ईयर 2 पे क्या आएगा वैल्यू, एक और बार इक्वल टू करूंगा तो मेरा आएगा 0.8613। देन मान लो मैं 4 साल का निकाल रहा हूँ, ईयर 3 का आएगा मेरा 0.7993, ओके। एंड मान लो मैं यहाँ पे निकल रहा हूँ ईयर 4 का, सॉरी ये गलती से लिखा मैंने Y4, Y3 है ये। एंड मान लो चौथे साल का आ गया मेरा वैल्यू 0 पॉइंट, काफी लोगों को ना डर लगता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बेसिक से जाऊंगा, 0.7418, है ना? अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है सर, अब इसका इंटरप्रिटेशन बहुत सिंपल है कि देखो, अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट है 7.75% का, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये एग्जामिनेशन में गिवन रहता है। और मान लो मेरे पास से व्हाट वी से मैंने कितना पकड़ा था, ऊपर कुछ मैंने फिगर स्टैटिक किया है क्या मेरे एग्जांपल में? हाँ, अच्छा मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जनरल वे में बता रहा हूँ ना, एंड मैं ऐसे बता रहा हूँ यहाँ पे कि मेरा इनफ्लो आएगा एट द एंड ऑफ ईयर 1 100 करोड़ रुपए का, ईयर 2 पे आएगा 200 करोड़ का, ईयर 3 पे आएगा 300 करोड़ का, एंड ईयर 4 पे आएगा 400 करोड़ का। अब ये 400 मतलब पूरे 400 करोड़ आ रहा है। कुछ कुछ बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है कि 100 माइनस 200 मतलब एडिशनल 100 करोड़ आ रहा है। ए भाई, 200 करोड़ पूरा आ रहा है, तो कैलकुलेट करते वक्त मुझे 100 करोड़ को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं अगर 100 CR इंटू 0.9
9280 करता हूँ तो ये आ गया मेरा 92.80 CR। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो गया कि कल का यानी कि आने वाले 1 साल का बाद 100 करोड़ आज का 100 करोड़ नहीं है ना? रेदर देन वो है आज का 92.80 CR। सिमिलर वे में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 200 करोड़ इंटू 0.8613 दैट इज 172। मेरा कितना आंसर आ रहा है 172.26 करोड़। मतलब इसका इंटरप्रिटेशन ये हो गया कि 2 साल के बाद का 200 करोड़ आज का 173 CR है। तो ये क्या हो गया, ये जो हाईलाइट मैं अभी कर रहा हूं ये है आपके डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये जो है ये आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर है ना। ये क्या वैल्यू है, ये बेसिकली आप ये समझना, ये जो आया है ना ये 1 रुपए की वैल्यू है अगर मेरा 7.75% इंटरेस्ट रहेगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। आपको 2-3 और एग्जांपल दिखा देता हूं मैं एक्सेल पे, है ना। फटाफट आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। और हाँ, एक चीज मेरे से छूट गई, कुछ कुछ कैलकुलेटर पे ये ट्रिक नहीं चलती, तो कुछ कुछ कैलकुलेटर पे ये ट्रिक नहीं चलती, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे देखो मैंने किया सबसे पहले परसेंटेज टू नंबर, ये सेम है, देन इसमें ऐड किया +1। अब जो फिगर आएगी ना जैसे 1.0775, तो मेरे को डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा। तो जैसे ये जनरल कैलकुलेटर है तो 1.0775 डिवाइडेड बाय तो ये आंसर नहीं, अच्छा ये दोनों चलता है, विंडोज का कैलकुलेटर है बेटा, पर आपका ये जो ये वाला कैलकुलेटर होता है ना, ये दिख रहा है क्या, 1 मिनट में स्क्रीन इस साइज कर लो। तो ये वाला जो कैलकुलेटर है ना आपका, ये आपका स्पेशल कैलकुलेटर है। एक्चुअली विंडोज का कैलकुलेटर दोनों हिसाब से फंक्शन करता है, मुझे आज ये बात पता चला। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1.0775 डिवाइडेड बाय है ना। 1.0775 डिवाइडेड बाय आप जब प्रेस करते हो ना तो ऊपर यहाँ पे जैसे आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन है, ओके, और यहाँ पे आपका दिखता है नंबर, एंड यहाँ पे आपका दिखता है वो छोटा वाला सीरियल नंबर। तो उसके बाद आएगा के, जब आप 2 बार डिवाइड बाय प्रेस करते हो, एंड इक्वल टू करके आपको सेम वैल्यू आने वाली, जैसे कि देखो क्या आएगी, 0.9280, 0.8613, 0.7993, 0.7418। तो अगर आपके कैलकुलेटर में ट्रिक 1 नहीं चली, ट्रिक 1 में मैंने क्या किया था, सिर्फ 1 डिवाइडेड बाय 1.0775 किया था, इक्वल टू आंसर आ गया। पर ये कुछ कैलकुलेटर में वर्क नहीं की, तो कैलकुलेटर मत बदलिएगा, रेदर देन 1.0775 डिवाइडेड बाय 2 बार करना है आपको, एंड देन इक्वल टू करेंगे, इसका और इसका आंसर सेम ही आएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। आइए मैं आपको 2-3 और एग्जांपल दिखा लेता हूं, है ना। ओके, तो यहाँ पे मान लो मेरे पास है ईयर, है ना, ये आप इतने स्मार्ट हो, अभी आपको पता है ईयर 1 इज नथिंग बट माय एंड ऑफ 365 डेज, ईयर 2 इज नथिंग बट माय एंड ऑफ 730 डेज, ईयर 3 इज नथिंग बट माय एंड ऑफ 2190 डेज, एंड ईयर 4 इज नथिंग बट माय एंड ऑफ 8760 डेज। अब ये आएगा मेरा इनफ्लो, ये मेरा प्रोजेक्टेड इनफ्लो है कि मेरे को 365 दिन के बाद 100 करोड़ मिलेगा, है ना। देन 200 करोड़ मिलेगा, 300 करोड़ मिलेगा, 400 करोड़ मिलेगा, तो मेरे को टोटल इतना पैसा आने वाला है। अब आप पूछेंगे कि एट द एंड ऑफ जीरो यानी कि डे 1 पे आपका कितना पैसा जा रहा है, तो मैं आंसर दे रहा हूं, मेरा 600 करोड़ जा रहा है। ओके, मेरा जा रहा है 600 करोड़। ओके, तो आप अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से सोचते हो तो आप बोल रहे हो वाह मुझे तो बेनिफिट हुआ 400 करोड़ का, पर आपका एक होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो मान लो मार्केट में मेरे पास एक ऑप्शन है टू इन्वेस्ट एट अ रेट ऑफ मान लो 18.75%। ओके, तो मुझे अब क्या करना है, 18.75। अब मान लो मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालना है, तो आप कैलकुलेटर की ट्रिक जैसे इस्तेमाल करेंगे, एक्सेल में भी जनरल कैलकुलेटर की ही ट्रिक यूज की जाती है। तो ये आ गया मेरा ये फैक्टर, ये आ गया मेरा ये फैक्टर, है ना। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ इजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कैसे किया मैंने सर। 18.75 किया डिवाइडेड बाय 100, स्टेप 1 आ गया मेरा कि मैंने परसेंट को नंबर में कर दिया। अब मैं इसमें करूंगा +1, अब मैं करूंगा डिवाइड बाय, ओके, डिवाइड बाय 1 इक्वल टू, ओके, यानी कि 1.1875 डिवाइड बाय इक्वल टू, ये आ गया मेरा 0.8421, ये आ गया मेरा 0.7091। देन ईयर 3 की वैल्यू है मेरी 0.5971 एंड 0.5028, अर्थात आज का 1 रुपया, ओके, कल का 1 रुपया, आज के डे पे यानी कि 300। ओके गाइज, अभी अपन कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और देख लेते।
तो मान लो यहाँ पे मेरे पास ईयर है, इनफ्लो है, डिस्काउंटिंग फैक्टर है ना? एंड मैं इसको बोलता हूँ नेट इनफ्लो। आपको और क्लैरिटी आएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। मान लो मेरे पास है, अरे एक मिनट मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ पूरी चीज को। हाँ, तो मान लो मेरे पास ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है। तो ईयर 1 इज नथिंग बट एट द एंड ऑफ माय 365 डेज। काफी बच्चों को लगता है ईयर 1 मतलब एट द मतलब ईयर ईयर एक पहले साल में कितने आएंगे, नहीं। जब भी आप ईयर 1 लिखते हो ना, तो मतलब एट द एंड ऑफ 365 डेज कितना होता है, आपका ये इंटरप्रिटेशन है। सिमिलरली ईयर 2 का इतना आएगा, ईयर 3 का आएगा इतना, एंड ईयर 4 का आएगा इतना, यानी कि एट द एंड ऑफ 365 डेज, एट द एंड ऑफ 730 डेज, एट द एंड ऑफ 2190 डेज, एंड एट द एंड ऑफ 8760 डेज। तो यहाँ पे मान लो मैं बात कर रहा हूँ कि आएगा मेरे पास मान लो से 25 लाख रुपए। ओके, मैं इसको कर लेता हूँ करेंसी में। तो मान लो मेरे पास आएगा 25 लाख रुपीज। ओके, देन ईयर 2 में आएगा 35 लाख रुपीज। ओके, अब ईयर 3 में आएगा मेरे पास 50 लाख रुपीज। ओके, एंड ईयर 4 में आएगा मान लो मेरे पास 75 लाख रुपीज। ओके, तो आपका टोटल इनफ्लो कितना आने वाला है, अगर आप सिर्फ व्हाट वी से अब खाली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से सोचो, तो ये हो गया आपका इनफ्लो। तो ये हो गया मेरा इनफ्लो। तो मेरा इनफ्लो कितना है बेटा, 8 करोड़ 60 लाख रुपए। एंड इसके लिए आज के डेट पे कितना पैसा जा रहा है, आज के डेट पे एट द फर्स्ट डे, जीरो डे नहीं लिख सकते, पहले दिन पे मेरा पैसा जा रहा है मान लो 4 करोड़ 25 लाख रुपए। ओके, तो आप मुझे बोलेगे वाह अच्छा है ना, मतलब 4 करोड़ 25 लाख रुपए जाएगा एंड 8 करोड़ 60 लाख रुपए आएगा। ये वो लोग बोलेंगे जिसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट ही नहीं पता है, पर हम तो सीए स्टूडेंट है। एंड आपको तो पता है कि आपके पैसों का भी एक कॉस्ट होता है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसलिए अगर मैं आपको ये बोल दूं कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है 4 करोड़ 35 लाख, तो मैं राइट नहीं साउंड कर रहा हूँ। अब एक बेसिक सा कंसेप्ट क्लैरिटी आपको देता हूँ। आप जब भी एनपीवी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो काफी बच्चे क्या लिखते हैं पता है क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, है ना? And this is a fundamental concept blender. You cannot write present value. सी डिपेंड करता है, अगर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका आउटफ्लो पूरा पहले दिन ही जा रहा है, तो यू हैव टू राइट ओनली आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। अब मैंने चेंज क्या किया, मैंने ये प्रेजेंट वैल्यू ये वर्ड है ना हटा दिया। अरे प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे बोल सकते हो, अगर आप पहले ही दिन पे पूरा पैसा खर्चा कर रहे हो, राइट? तो हाउ यू कैन से दैट योर आउटफ्लो इज वैल्यूड एट प्रेजेंट, अरे इट्स ऑलरेडी ऑन प्रेजेंट। अब आउटफ्लो, अगर आपका आउटफ्लो इधर है, तो आप फ्यूचर इनफ्लोस को आउटफ्लो के प्लेस पे ला रहे हो, तो डू नॉट राइट देयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अगर आपका पैसा पूरा डे 1 पे जा रहा है, ये आपका फंडामेंटल रॉन्ग होगा। आपको सिर्फ लिखना है वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। आप बोलेगे सर आप अभी अपन ने जो फॉर्मूला दिखाया वहां पे तो ऐसे लिखा है ना, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट क्यों लिखा है, तो ये तो आपको पता चल गया कि इनफ्लो तो आपको आने वाले डेज में मिलने वाला है। पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट इसलिए लिखा है वहां पे ऐसे माना जा रहा है कि आपका कॉस्ट आप ईयर 1 पे भी स्पेंड करेंगे, 2 पे भी स्पेंड करेंगे, 3 पे भी स्पेंड करेंगे, 4 पे भी स्पेंड करेंगे। तो अगर आपका मल्टीपल ईयर्स में आउटफ्लो जा रहा है, तो देन यू राइट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। बट अगर आपका 0 ईयर पे जा रहा है, तो राइट ओनली आउटफ्लो, वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, है ना? ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ, मैं मेरे एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ। अब यहाँ पे मान लो से मार्केट में मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 18.75% से इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लेट मी राइट दिस इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। 18.75% पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आप मुझे क्या करना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है। मैंने आपको ट्रिक दे दी थी, ट्रिक में यहाँ पे भी लिख देता हूँ। क्या है ट्रिक, सबसे पहले हम परसेंटेज को करेंगे नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट। आइए बेटा स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। कैसे करेंगे, 18.75 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। मैंने किया 0.1875, है ना? कैसे करेंगे, परसेंटेज अपॉन 100 इक्वल टू योर नंबर। अब इसमें मैं ऐड करूंगा +1। अब मैं इसमें ऐड करूंगा +1, तो ये आएगा मेरा 1.1875। अब मुझे करना है, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि मेरा कैलकुलेटर में कौन सा यूज कर रहा हूँ। अगर मेरा जनरल कैलकुलेटर है, मैं इसे मान के चल रहा हूँ आपका जनरल कैलकुलेटर है, तो आपको करना पड़ेगा स्टार्ट में, कहाँ पे गया रे मेरा कर्सर, हाँ यहाँ पे आया। तो 1 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, है ना? तो मैं करूंगा 1 डिवाइडेड बाय 1.1875 इक्वल टू, है ना? मुझे 4 सालों का चाहिए, तो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 4 साल किया मैंने। तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया मेरा। यहाँ पे मैंने कैसे किया, 1 डिवाइडेड बाय, मैंने किया सर 1 प्लस 1.8875, ठीक है? यहाँ पे करूंगा मैं इंटू 1, राइट? ए 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये वाला परसेंटेज मुझे लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट परसेंटेज के फॉर्मेट में लिया है, एक्सेल का एरर है ये, बाकी कुछ नहीं।
ये हो गया मेरा ईयर 1 का। सिमिलरली इसी हिसाब से मुझे करना पड़ेगा 1 को 1 से यहाँ से डिवाइड, ओके। एंड यहाँ पे 1 मिनट, ठीक है, चलो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। 0.7091, ओके, देन 0.5971, देन 0.5028। एक्चुअल में रियल लाइफ में एक्सेल में ये बहुत आसानी से निकलता है, डायरेक्ट इक्वल टू पीवी करना पड़ता है। एंड देखो यहाँ पे वो रेट पूछ रहा है, ठीक है, तो रेट सिलेक्ट किया, एन पर पीएमटी एफ वी, यानी कि वो कमांड देके डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू एज एट जो फाइनल आंसर आएगा ना वही कैलकुलेट होके आता है। पर मुझे स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना पड़ेगा। तो मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लिया हर एक साल का। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 25 लाख को इससे। इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो गया कि 365 दिन के बाद जो 25 लाख रुपए ना, वो आज के डे वन पे 21,05,000 का वैल्यू है उसका। सिमिलरली 2 साल बाद जो मेरा 35 लाख रुपए, वो आज के डेट पे 35 लाख रुपए नहीं, वो 24,81,000 है। 50 लाख 3 सालों बाद का आज का वैल्यू 29,85,000 है। एंड उसके अगले साल का 75 लाख रुपीस जो है ना, वो मेरा 37,71,000 है। ओके, मेरा फिगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। मान लो मेरा आउटफ्लो है 90 लाख रुपीस, ओके, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 95 लाख रुपीस का व्हाट वी से बेनिफिट। पर यहाँ पे अब मुझे लेना पड़ेगा टोटल नेट इनफ्लो कितना है, यानी कि एक्चुअल में जो मेरे पास आ रहा है ना, ये इतना आ रहा है, आउटफ्लो तो मेरा इतना ही रहेगा, राइट। तो मेरे पास नेट बेनिफिट आ रहा है कितना, नेट बेनिफिट आ रहा है मेरा 23 लाख का। तो जहाँ पे मुझे 95 लाख रुपीस का दिख रहा था ना, 95 लाख रुपीस का प्रॉफिट तब दिख रहा था जब मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करा। तो आई होप ये चीज आपको एग्जांपल क्लियर है। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं आपके साथ लेना चाहूंगा, फिर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है। कैसे करेंगे, आप भी करेंगे, आपका भी प्रैक्टिस होगा। एक मैं आपको हैंड रिटन भी सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ। आपका प्रेजेंटेशन कुछ इस हिसाब से बनेगा, कॉलम ऑफ ईयर, देन आप लिखेंगे इनफ्लो, ओके, देन आप लिखेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर, ओके, देन आप लिखेंगे यहाँ पे नेट इनफ्लो, ओके, नेट इनफ्लो। अब ये है, मान लो आपके पास ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। इनफ्लो कितना आ रहा है, मान लो उससे यहाँ पे आ रहा है 10 लाख रुपए, यहाँ पे आ रहा है 20 लाख रुपए, यहाँ पे आ रहा है 30 लाख रुपए, यहाँ पे आ रहा है 40 लाख रुपए, ओके। एंड मान लो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है, जो एग्जाम में दिया रहता है, से वहाँ पे है इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट 33.27%, ओके। तो आप कैसे करूंगा, ट्रिक के हिसाब से, ट्रिक के हिसाब से मुझे करना है 33.27 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया मेरा नंबर फॉर्म। अब मुझे करना है +1। अब ये मैं स्पेसिफिक कैलकुलेटर ट्रिक के हिसाब से यूज करूंगा। तो स्पेसिफिक कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे, हम ये वाला फिगर पहले लेंगे, डिवाइड बाय 2 बार करेंगे, तो आपका आंसर आएगा पहले साल का कितना आया रे, 0.750, ओके, 4 डेसिमल ले लेता हूँ 3। देन सेकंड का आया मेरा 0.5630, है ना। देन थर्ड ईयर का आया मेरा 0.4224। देन उसके बाद यहाँ पे आया मेरा 0.3170, ओके। तो ये आ गया मेरा कितना, 0.3170। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 33.27%, तो मेरा 1 रुपए का वैल्यू 1 साल बाद, यानी कि आज के 1 साल बाद का जो 1 रुपया है ना, वो आज का 0.75 है। आई होप इसलिए आप 1 के फॉर्मेट में इसको लिखते हो। तो मुझे नेट इनफ्लो निकालना पड़ेगा। तो नेट इनफ्लो कैसे निकालू, मैं सिंपल तरीके से 10 लाख को मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 0.7503, ये आएगा मेरा 7,50,300, यानी कि अगले साल जो 10 लाख रुपए ना, वो आज के साल पे 7.5 लाख रुपीस है। देन सेकेंडरी मुझे करना पड़ेगा 20 लाख रुपीस, ओके, इंटू मुझे क्या करना पड़ेगा 0.5630, तो ये आ गया मेरा 11,26,000 रुपए, ओके। सिमिलर तरीके से 30 लाख रुपीस, उसका फैक्टर है मेरा 0.4224, तो ये आ गया मेरा 12,67,200 आ रहा है। एंड 40 लाख रुपीस इंटू करना पड़ेगा मेरे को 0.3170, तो ये आएगा मेरा 12,68,000 रुपीस। इसको कैलकुलेट करेंगे एंड से मान लो आपका क्वेश्चन में आउटफ्लो एज एट 0 ईयर है, आपका कितना है, वैसे ये आपके रिटर्न है 30-60-1 करोड़ का है ना, तो मान लो आप 80 लाख रुपीस का आउटफ्लो लगा रहे हो, तो आपका रिटर्न कितना है 7,50,300। ये मुझे सबका एडिशन करना पड़ेगा, मैं मेरा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे आसानी होगी। 7 लाख आप भी करना मेरे साथ, 7,50,300 रुपीज, 11,26,000 रुपीज प्लस 12,67,200 रुपीज प्लस 12,68,000 रुपीज, विच कम्स फॉर 44,11,500 रुपीज, है ना। तो यहाँ पे जो मेरा इनफ्लो दिख रहा था मुझे, अगर मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं करता, तो इनफ्लो मुझे दिख रहा था 10 और 20, 30, 60 और 100 लाख रुपीस।
एंड मुझे नेट प्रॉफिट दिख रहा था 20 लाख रुपीस, पर यहाँ पे एक्चुअल में मुझे लॉस हो रहा है क्योंकि मेरे व्हाट वी से पैसों का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो मेरा लॉस कितना आया बेटा? मेरा लॉस आया 35,88,500, 35,88,500। तो अगर मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से सोचना है तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, पर अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मेरा फोकस है जो प्रैक्टिकल लाइफ में चलता है तो मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। इसी के साथ मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है ना, एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो एक ही इंडस्ट्री में दो अलग अलग बिजनेसेस है। अब एक आपका छोटा सा कंसेप्ट है एसएम के चैप्टर नंबर 3 में इंडस्ट्री का कंसेप्ट है। सिंपल लैंग्वेज में आपको एक बता दूं कि जैसे बोट के भी हेडफोन्स मिलते हैं, सोनी का भी हेडफोन्स मिलता है, जेबीएल का भी एक हेडफोन मिलता है, सेनाइजर्स इज वन ऑफ द ब्रांड। तो ये चारों प्लेयर से एक कॉमन इंडस्ट्री के, दैट इज ऑडियो इंडस्ट्री। अब ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि हम डिसीजन ले रहे, तो हम डिसीजन लेते वक्त जो कंपेयर करेंगे, ऑब्वियसली हम ऑडियो इंडस्ट्री में बोट और सोनी का कंपैरिजन कर सकते हैं, पर मैं बोट और बायजूस का कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि इंडस्ट्री अलग है। ये एजुकेशन इंडस्ट्री है एंड ये ऑडियो इंडस्ट्री है। तो एक ही इंडस्ट्री में दो अलग अलग प्लेयर है, एक आपका प्लेयर है प्लेयर बी, ओके, प्लेयर ए एंड एक है आपका प्लेयर बी, और उनके प्रोजेक्टेड अर्निंग्स आने वाले 5 सालों तक कुछ ऐसे, और आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपके पास है सबसे पहला एक ऑप्शन 25,000 रुपए। आप ऑप्शन ए में पैसा डालेंगे, लगभग आपको आएगा पहले साल में 25 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी में आएगा आपको 30,000 रुपए, ऑप्शन नंबर 3 में आएगा आपको 35,000 रुपए, ऑप्शन नंबर 4 में आएगा आपका 40,000 रुपीज। तो मैं एक्सेल पे यहाँ पे कर लेता हूँ। तो मैं क्या लेता हूँ, ईयर लूंगा, ईयर 1 2 3 4, ओके। इनफ्लो कितना आ रहा है मेरा? इनफ्लो आ रहा है मेरा 25,000 रुपए, ओके। अब यहाँ पे देखो एक लॉजिकली चीज लगा लेना। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास आज के डेट पे ऑप्शन है कि मैं पहले धंधे में जाऊँ या सेकेंड वाले बिजनेस में जाऊँ। यहाँ पे मैं कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ सिलेक्शन करना है। तो इसलिए इनफ्लो में तब लिखता हूँ जब मैं आउटफ्लो करके कुछ मेरे पास रिटर्न आने वाला है। तो मैं रैदर यहाँ पे एक वर्ड करूंगा प्रोजेक्टेड अर्निंग्स, ओके। प्रोजेक्टेड अर्निंग्स क्यों ये यूज किया? क्योंकि प्रोजेक्टेड अर्निंग्स, मान लो वहां पे इतना प्रोजेक्शन है कि ये बिजनेस इतना कर सकता है। 25 लाख रुपए, 25,000 है, अच्छा, 30,000 रुपीज, 35,000 रुपीज एंड 40,000 रुपीज। तो टोटल अर्निंग्स कितने आने वाली है मेरे पास? 1,30,000 रुपीज। सिमिलरली मेरे पास से व्हाट वी से कंपनी टू, यहाँ पे मेरे पास से कंपनी टू, तो ये मैंने कंपनी ए का डेटा लिख लिया। ये है मेरे पास कंपनी ए का डेटा एंड मान लो ये है मेरे पास कंपनी बी का डेटा। और बी का क्या आ रहा है? प्रोजेक्टेड अर्निंग्स 30,000, ओके, 35,000, ओके, 40,000, ओके, 4 लाख लिख लिया, 40,000 एंड 45,000। अगर आप सिर्फ ये वाले अप्रोच से सोचेंगे ना, तो आप कौन से इसमें इन्वेस्ट करेंगे बेटा? आप करेंगे ऑप्शन नंबर बी में, है ना। पर आपको भी पता है कि आपके पैसों का तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, तो आपको नेट अर्निंग्स निकालने पड़ेंगे। अब ये कैसे निकालूंगा? अब मुझे पता होना चाहिए कि डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है एंड नेट अर्निंग्स कितने हो सकते हैं, ओके। मान लो यहाँ पे आप मान लो यहाँ पे जो ए का इन्वेस्टमेंट का रेट है वो है 18%, तो ये है 18% का, ओके। और मान लो सिग्निफिकेंटली मैं एक काम करता हूँ, मेरे एग्जाम्पल को जस्टिफाई करने के लिए मैं ये वर्ड हटा देता हूँ, सेम इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि 18% का रिटर्न एक इंडस्ट्री में कॉमन हो सकता है, पर मान लो मेरे पास ऑप्शन है क्लोथ इंडस्ट्री का, तो अब इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री आपका परसेंटेज डिफर करेगा। तो यहाँ पे है 20%। अब मुझे निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब क्योंकि ये फ्यूचर है ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ 365 डेज ये आने वाला है, तो मुझे आज के दिन का वैल्यू चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा बेटा? कैलकुलेटर ट्रिक पे आएंगे वापस आप, 18 करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, प्लस 1 करेंगे, डिवाइड बाय ये स्पेसिफिक कैलकुलेटर का ट्रिक बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। 1.18 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल, एक मिनट, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, एक मिनट, 1 डिवाइडेड बाय 1.18 करना है। ये आएगा मेरा 0.8474, ओके, यानी कि 0.85। इसको मैं एक्सप्रेस करूंगा हमेशा नंबर फॉर्मेट में, क्योंकि मेरा कोई पैसा नहीं है एंड मैं काम करता हूँ 4 डेसिमल्स ले लेता हूँ। सेकेंड का क्या वैल्यू आएगा? 0.7181। इंटरप्रिटेशन, अरे भाई एक मिनट, अल्टेशन नंबर, और मुझे 1 2 3 चाहिए, हाँ ठीक है, 0.6086, है ना। हम पहले क्या निकाल रहे? हम 1 रुपए की वैल्यू निकाल रहे। अब मेरे साथ साथ बोलना कि अगले साल का 25,000 आज का 21,000 हो गया, 2 साल के बाद का 30,000 आज का 21,000 हो गया, अगले 3 सालों का 25,000 35,000 आज का होता है 21,301 एंड 4 सालों बाद का 40,000 होता है आज का
20,620, तो आपकी नेट अर्निंग से 84,657। एंड यहाँ पे भी मुझे सिमिलर तरीके से एक पैटर्न देखना पड़ेगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर है मेरा यहाँ पे 20, तो वापस कैलकुलेटर पे लूंगा, 20/100 करूंगा, प्लस 1 करूंगा, डिवाइडेड बाय 1, है ना, डिवाइडेड बाय 1.2, डिवाइडेड बाय 1। यार ये कैलकुलेटर पे नहीं चलता है क्या कोई कोई ट्रिक? ये विंडोज का कैलकुलेटर है इसलिए एरर आ रहा है। तो ये आ गया मेरा 0.8333। ओके, देन नेक्स्ट आ गया मेरा 0.6944, देन आ गया मेरा 0.5787, एंड देन आ गया मेरा 0.4822, है ना। तो क्या बोलेंगे मेरे साथ वापस बोलना, नेट अर्निंग्स हम निकाल रहे हैं कंपनी बी का जो अलग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे इसकी नेट अर्निंग आएगी 1 साल के बाद का 30,000, आज के डेट का 25,000 है इस इंडस्ट्री में। तो मेरे टोटल नेट अर्निंग्स आएंगे लगभग इतना 94,150। तो अगर मुझे डिसीजन लेना है, ऑब्वियसली मैं कंपनी बी पे ही जाऊंगा, पर जहाँ पे पहले मुझे गैप इतना 20,000 का दिख रहा था ना, अब वो गैप 20,000 का नहीं है, वो गैप है बेटा 94,150, यानी कि एडिशनल 9493 रुपीज का, क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडरेबल है। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, इसकी प्रैक्टिस करना। देखो अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसिडर करते हो तो आप ऑप्शन बी सिलेक्ट कर लेंगे, है ना, पर अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी करते हो ना तो आपका डिसीजन बदल जाता है। यहाँ पे मैंने 10% एंड 18% से सॉल्व किया है। आइए देखते, 10/100 करूंगा, प्लस 1 करेगा मैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे निकालना है 1.1 का प्रेजेंट वैल्यू। अरे क्या कर रहा हूँ मैं? अच्छा, ये इसका विंडो का एरर है कुछ तो। अब यहाँ पे मुझे 10% निकालना है। ठीक है, मैं चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता था, पर आपको इससे कंफ्यूज हो जाएगा। कितना आएगा? 0.9090। दूसरे साल का है 0.8264। तीसरे साल का है मेरा 0.7153, एंड ये है मेरा 0.6830। तो मेरे अर्निंग्स आ गए इतने। एंड मैंने सेकंड में कितना लिया है? सेकंड में लिया है मैंने 18%। ओके, 18% लिया है मैंने, तो 1.18 करूंगा मैं। ओके, 1/1.1.8, ये आएगा मेरा 0.8474 आ रहा है। देन पॉइंट कितना आ रहा है? 7181 आ रहा है। देन 0.6086 आ रहा है, एंड आ रहा है मेरा 0.515 आ रहा है। अच्छा पूरा लेता हूँ, चलो 0.5157। तो ये आ गया मेरा 98,106। तो अगर ये परसेंटेजेस है तो इस बेसिस पे मैं कंपनी ए पे इन्वेस्ट करूंगा। ये आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कौन से डिसीजंस लेंगे, क्योंकि आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी चेंज हो जाता है। नाउ यू कान सिलेक्ट ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपका कैपिटल का रेट अलग अलग हो जा रहा है। अक्वायरिंग कैपिटल मतलब ये वाला, ये परसेंटेज। सो आइडियल वर्किंग वुड बी, ओके, यहाँ पे चेंजेस आ गए फिगर में। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ 3 डेसिमल्स लिए मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, अगर मैं 3 डेसिमल के हिसाब से भी कैलकुलेट करूँ, हाँ डेसिमल से थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखना थोड़ा, 25 30 35 40 से लिया है, 0.909 ही लिया है। अच्छा, पता नहीं मैंने क्या किया है यहाँ पे। ठीक है, वो मैंने कैलकुलेटर से एक्चुअली एक्सेल में फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करा था, पर हाँ आइडियली एंड कंक्लूजन अपना सेम ही आ रहा है कि बिजनेस ए इज मोर साउंड टू इन्वेस्ट। आई होप अभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो मैं आज के लेक्चर का एक समरी दे देता हूँ। मैंने आपको थोड़ा थियोरेटिकल भी पढ़ाया, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो फोकस है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज नथिंग बट माई प्रॉफिट प्लस टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सेकेंडरी आपको ये पता होना चाहिए कि एक था मेरा ट्रेडिशनल फेस, ठीक है, एक था मेरा ट्रांजिशनल फेस, है ना, एंड एक है मेरा मॉडर्न फेस। ट्रेडिशनल फेस पे हमारा फोकस सिर्फ स्पेशल इवेंट्स पे था। ट्रांजिशनल फेस पे हम डे टू डे प्रॉब्लम्स पे ही फोकस कर रहे हैं, एंड मॉडर्न फेज में हम थोड़ा प्रोजेक्शंस पे फोकस कर रहे हैं। देन एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी फिलहाल कौन सा फेज चालू है? वो चालू है ट्रांजिशनल फेज। तो एमसीक्यू आ गया, तो मॉडर्न मत टिक टिक करना। देन फोर्थ, मैंने आपको ये समझाया कि प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग, कि फ्यूचर के वैल्यूज को आप एज ए डे वन पे ले रहे हैं, तो इसको बोलेंगे आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। एंड इसके लिए आप डिवाइड करते हैं, है ना। तो मैंने आपको ट्रिक दे दी थी। ट्रिक क्या दी थी कि आपको परसेंटेज को नंबर के फॉर्मेट में लिखना है। कैसे? परसेंटेज अपॉन 100 करेंगे, आपका आएगा नंबर का फॉर्मेट। सेकंड, आपको उसमें करना है +1। अगर आपका जनरल कैलकुलेटर है तो ये वाला फिगर, तो 1 डिवाइडेड बाय ये वाला फिगर आपको लेना है, इक्वल टू करना है, एंड यू विल गेट द फैक्टर ऑफ एवरी ईयर। एंड मान लो अगर आपका स्पेशल कैलकुलेटर है तो ये वाला आंसर स्टेप 2 का पहले आएगा, डिवाइड बाय 2 बार आएगा, इक्वल टू करेंगे, यू विल गेट सिमिलर आंसर्स। एक और मैंने एक छोटा सा चीज बताया था आपको
कि फिक्स कॉस्ट जब फिक्स होती है ना, मतलब वो रिस्क के टर्म में फिक्स होती है, नॉट इन टोटल ऑलवेज। देन एक चीज मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, हाँ, कि अगर आपका आउटफ्लो सिर्फ एक ही दिया है, तो आप उसको आउटफ्लो लिखना, प्लीज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो मत लिखना। एक मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि आपकी वैल्यू ऑफ फर्म इन रुपीज, अगर आपकी पूरी इक्विटी बेस्ड फर्म है तो कैसे आएगी, इक्विटी फर्म को ही मैं बोलता हूँ अनलीवर्ड फर्म, क्योंकि यहाँ पे मेरा रिस्क फैक्टर जो है वो 0 है, तो मेरा आएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। पर अगर मुझे वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है ऑफ अ लीवर्ड कंपनी, तो इट इज नथिंग बट इक्विटी प्लस रिस्क का फैक्टर। तो इक्विटी का वैल्यू मेरा यहाँ से आ जाएगा, प्लस मुझे डेट का वैल्यू लेना पड़ेगा, एक तो फ्रॉम कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर या फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इतनी चीजें मैंने आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करी है। आई होप आपको हर एक कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है आपके दिमाग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको एक चीज और ये लेक्चर अच्छा लगा।